हेलो, मैं मनीता तर एक बार फिर हाजिर हूँ। आज हम सामाजिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की इतिहास हमारा भारत थर्ड भाग। इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन जिसका नाम रहने वाला है मुगल सम्राट एवं उनका प्रारंभिक प्रतिरोध। ये जो हिस्ट्री की बुक है अभी 2 साल पहले चेंज हुई थी और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, और ख़ास करके जो टीचिंग लाइन के एग्ज़ाम होते हैं जैसे DSSB है, KVS, EMRS या कहीं पे भी ऑल इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते खास करके सोशल साइंस का, उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से उठाए जाते हैं। तो आओ शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट लेसन है उसका नाम रहने वाला है मुगल सम्राट एवं उनका प्रारंभिक प्रतिरोध। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बाबर के बारे में। जो बाबर है वो मुगल वंश का क्या था, संस्थापक था। बाबर से पहले भारत में मुगलों का कोई राजकाज नहीं हुआ करता था। तो बाबर के जन्म के बारे में जानते हैं। बाबर का जो जन्म है 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ। 14 फरवरी याद रख लेना, वैलेंटाइन दिन जो डे आता है उससे याद रख लेना। 1483 ईस्वी को जहरूद्दीन मोहम्मद क्या था, इसका असली नाम था। जहरूद्दीन मोहम्मद इनका असली नाम था। ये उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे जो मध्य एशिया का एक देश था। इनकी जो प्रजाति थी ये तुर्क और मंगोल के क्या थे, मिश्रण थे। यानी कि इनके जो पेरेंट्स थे एक तुर्क था और एक मंगोल थे। इनके पिता थे वो, उनका नाम उमर शेख मिर्जा था। पिताजी का नाम उमर शेख मिर्जा था। और इनकी जो भाषा थी वो चगताई थी, यानी कि तुर्की थी। बाबर की जो युद्ध प्रणाली थी वो तुलुगामा थी। अब ये तुलुगामा युद्ध प्रणाली क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर सेना को इस तरह से दर्शाया जाता है कि दुश्मन को तो ये लगता है कि सेना बहुत कम है, लेकिन वो सेना एक दूसरे के पीछे छिपके चलती, और जैसे ही दुश्मन के पास आती थी तो वो सेना क्या करती थी, दुश्मन को 3 तरफ से घेर लेती थी। यानी कि दुश्मन दूर से अंदाजा नहीं लगा पाता था कि बाबर के पास सेना कितनी है। एक तरह से चक्रव्यूह की तरह वो चलती थी। भारत में पहली बार जो तोपों का प्रयोग किया था वो बाबर ने ही किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाबर के जो वंश हैं उनके शासन देखिए, इनको याद करने की वैसे तो ट्रिक भी है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा बेसिक ही करवा रही हूँ जो NCERT में दे रखा है। देखो, सबसे पहला था बाबर। इन्होंने भारत के ऊपर 1526 से लेकर 1530 तक क्या किया, राज किया। उसके बाद आते हैं इनके बेटे हुमायूं आते हैं, जिन्होंने 1530 से लेकर 1540, उसके बाद बीच में इनको भारत से निकाल दिया जाता है। उसके बाद ये फिर से आते हैं और 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक राज के बाद में इनकी डेथ हो जाती है। और उनके बाद अकबर राज करते हैं 1556 से 1605 ईस्वी तक। और उसके बाद जहांगीर आते हैं 1605 से 1627। शाहजहाँ का जो शासनकाल रहता है वो रहता है 1627 से 1658। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक रहे। और ऐसा माना जाता कि औरंगजेब के बाद मुगल वंश के 11 राजा और हुए। यानी कि उन्होंने कुछ खास ऐसा काम ही नहीं किया जिसकी वजह से उनको इतिहास में याद रखा जाए। और ये बाबर के वंश में मेरे को जो सबसे ठीक राजा लगता है जिसने तरक्की की वो अकबर लगता है। और इन सब में जो कट्टर राजा है वो औरंगजेब है। तो आइए देखते हैं। अब बाबर के युद्ध देखिए। बाबर ने प्रयास तो काफ़ी समय से कर रहा था। 1519 से लेकर 1526 ईस्वी तक बाबर ने भारत के ऊपर 5 हमले किए, लेकिन वो जीत नहीं पाया। पहली बार वो जीतता है 1526 ईस्वी में, पानीपत का युद्ध जीतता है। और ये पानीपत का युद्ध बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर 1526 से 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है जो बाबर और राणा संग्राम के बीच आगरा में होता है, जिसमें बाबर फिर से जीत जाता है। इसके बाद 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध होता है जो बाबर, राजपूत और मेदिनी राय के बीच में होता है। इसमें भी बाबर जीत जाता है। उसके बाद 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध होता है जो बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में होता है। इसमें भी बाबर की क्या होती है, जीत होती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
1526, 27, 28 और 29 लगातार बाबर ने कितने युद्ध जीते? 4 युद्ध जीते, जिसने भारत के बहुत बड़े हिस्से को क्या कर लिया था? अपने कब्जे में ले लिया था। वो तो शुक्र है 1530 में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब इनको युद्ध रखने की एक ट्रिक भी है, जैसे मैं तो ऐसे याद रखती हूँ। बाबर ने पानी पीकर खान खुदवाई, पानी से पानीपत का युद्ध, खान खुदवाई खानवा का युद्ध, और फिर उसमें से चांदी निकली, चांदी चंदेरी, चंदेरी का कपड़ा भी होता है वो लगा लो, चाहे पानी पीकर खान खुदवाई और चांदी निकली, और उससे क्या करा? घाघरा पहना, और घाघरा पहनते ही 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। आइए आगे देखते हैं। देखो हमें पता है कि मुगल का जो शासनकाल है प्रतिरोध का शासनकाल रहा, और उससे पहले हिंदुओं का शासन ज़्यादा था भारत में। तो बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिन्होंने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। आज हम उन्हीं राजाओं, जो महान राजा हुए हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनमें से एक राजा होता है राणा संग्राम सिंह। कौन होता है? राणा संग्राम सिंह। ये शक्तिशाली हिंदू राजा थे, और इनके जो शासन का जो टाइम पीरियड रहा वो 1482 से 1528 तक रहा। 1482 से 1528 ईस्वी तक रहा। 16 मार्च 1527 खानवा का युद्ध बाबर व राणा संग्राम के बीच हुआ। हमने पहले पढ़ा था, याद रखना। 16 मार्च 1527 खानवा का युद्ध बाबर व राणा संग्राम के बीच हुआ। राणा संग्राम की संयुक्त सेना चंदेरी के मेदिनी राय, मेवात के हसन खां मेवाती और पानीपत के जो प्रास्त अफगान थे वो किसकी तरफ थे? राणा संग्राम की तरफ थे। अब युद्ध में जो राणा संग्राम सिंह थे ये बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन युद्ध में ये क्या हो जाते हैं? मूर्छित हो जाते हैं, जिनकी वजह से इनको क्या करना पड़ता है? युद्ध छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। उसके बाद आते हैं मोहन सिंह मंडार। इनका मुगलों से बहुत ही ज़्यादा संघर्ष रहा है। ये एक महान राजा तो नहीं थे, लेकिन एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिससे अंग्रेज ने, जिससे जो मुगल थे बहुत ज़्यादा डरते थे। मोहन सिंह मंडार हरियाणा के कैथल जिले के निवासी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा के एग्जाम के लिए कहा कि कैथल जिले के निवासी थे। बाबर के मन में मंडार को लेकर खौफ था, इसलिए बाबर ने मंडार के गांव को घेरने के लिए सेना भेजी, लेकिन मोहन सिंह ने उन्हें क्या किया? खदेड़ दिया। अब बाबर ने सोचा ऐसे तो बात बनने वाली नहीं है, तो उन्होंने छल की नीति से मोहन को चकमा देने के लिए अपनी सेना को 3 भागों में बांट दिया। जब एक सेना से मोहन सिंह का युद्ध हो रहा था, तो दूसरी सेना में गांव में क्या कर दी? आग लगा दी। गांव वालों को बचाने के लिए मंडार सिंह युद्ध छोड़ गांव में पहुंचे, तो धोखे से उसी मुगल सेना ने क्या बना लिया? बंदी बना लिया। हजारों गांव वालों के साथ मोहन सिंह मंडार को दिल्ली ले जाया गया। बाबर ने फरमान दिया, यदि मोहन सिंह इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं तो उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन आत्म स्वाभिमानी मोहन सिंह मंडार ने धर्म बदलने से मना कर दिया, और बाबर ने उसे यातनाएं देते हुए मौत की घाट उतार दिए। ये हरियाणा के बहुत ही महान योद्धा हुआ करते थे, यानी कि कितना शक्तिशाली व्यक्ति जिसके पास बहुत बड़ी सेना और उसके सामने गांव का मुखिया लगा लो, एक सामान्य व्यक्ति बोल भी नहीं सकता, जबकि यहाँ पे मोहन सिंह मंडार क्या लेते हैं? लोहा लेते हैं और अपने प्राणों की क्या देते हैं? बलि दे देते हैं। उसके बाद आता है हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती ये 1504 से 1527 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। ये मेवात के अंतिम खानजादा राजपूत शासक थे। इनका नाम हसन खां मेवाती था। राजा नाहर खां मेवात के वंशज थे। ये राजा नाहर खां मेवात के क्या थे? वंशज थे। 16 मार्च 1527 को हसन खां ने खानवा भरतपुर में बाबर से क्या लिया? लोहा लिया। 16 मार्च 1527 ईस्वी को हसन खां ने खानवा में बाबर से लोहा लिया। युद्ध में राणा संग्राम की तरफ हसन खां मेवाती थे, और उनको तीर लगती हैं, और वो हाथी का जो होदा होता है, यानी कि हाथी के ऊपर जो बैठने के लिए बनाया गया था, उसी के अंदर क्या हो गए? मूर्छित हो गए। अब जो हसन खां मेवाती हैं वो पूरी बहादुरी के साथ सेनापति का झंडा लेकर और क्या करते हैं? मुगलों के ऊपर जोरदार हमला कर देते हैं। सही था, जोरदार हमला था, शायद ये जीत भी जाते,
लेकिन एक बात थी, उनके पास क्या थी, तोप थी, और तोपों का गोला इनकी सीने में आकर लगा और ये वीरगति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। बाबर ने हसन खां को काफिर भी घोषित कर दिया, क्योंकि दोनों क्या थे, मुसलमान थे, जबकि हसन खां मेवाती मुसलमान होते हुए भी एक हिंदू राजा का साथ दे रहा था। तो बाबर ने क्या किया, उसको काफिर गद्दार भी कहा। अलवर में हसन खां मेवाती के नाम पर कॉलेज है, वह उनके सम्मान में एक प्रतिमा भी लगा रखी है। अब आगे हम पढ़ने वाले हुमायूं के बारे में। जो हुमायूं है, इनका जन्म 16 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल अफगानिस्तान में हुआ। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल अफगानिस्तान में हुआ। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद वो सिंहासन पर बैठे। 1530 में बाबर की मृत्यु होती, उसी के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठ जाते हैं। लेकिन ये स्वभाव के चंचल थे और अफीम के क्या थे, आदी थे। अफगान के सेनानायक शेरशाह सूरी ने चौसा व कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके भारत से खदेड़ दिया। अब शेरशाह सूरी एक महान राजा हुआ करते थे, उनको इनकी कमजोरियों का पता था। तो वो हुमायूं को क्या करता है, दो युद्ध, चौसा और कन्नौज, दोनों युद्ध में याद रखना दो दो मात्रा हैं और दो ही युद्ध हैं। चौसा और कन्नौज का युद्ध किन किन के बीच होता है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। हुमायूं को पराजित करके शेरशाह सूरी भारत से खदेड़ देता है और लगातार 15 साल तक राज करता है। जब 1555 ईस्वी में सूरी साम्राज्य कमजोर हो जाता है, तो हुमायूं है वो फिर से क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। और 1556 ईस्वी में सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। उनका जो टाइम पीरियड रहता है, याद रखना इसमें दो सन आएंगे। एक 1530 से 1540 तक 10 साल लगातार उसने राज किया, 1530 से 1540। उसके बाद 1555 में आता है, राज हासिल करता है, किससे हासिल करता है, सूरी वंश से। और नेक्स्ट ईयर सीढ़ियों से लुढ़कने से उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। अब देखिए शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। शेरशाह जो सूरी है, इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1486 ईस्वी से 1545 के बीच रहा। इनका जो जन्म है बजवाड़ा में हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शेरशाह सूरी ने बहुत ही अच्छे अच्छे काम करवाए थे, जैसे जीटी रोड का निर्माण, सराय का निर्माण करवाए थे, कुएं खुदवाए थे, सड़कों के किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए थे। यानी कि जो प्राचीन भारत की जो अर्थव्यवस्था में इनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, और इसने व्यापार को भी बढ़ावा दिया था। इनका जन्म बजवाड़ा में होता है। हुमायूं के राज्यारोहण के पढ़ा था, हुमायूं के 10 साल राज किया। जैसे ही इसको हुमायूं की कमजोरियों को पता चलता है, ये उसको भारत से खदेड़ कर भगा देता है। 1539 में चौसा व 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। हुमायूं ये पढ़ लिया था हमने, शेरशाह सूरी पढ़ लिया था। 15 साल तक मुगल भारत के मानचित्र से क्या रही, गायब रही। और गायब करने वाला कौन था, शेरशाह सूरी। कौन सा वंश था, सूरी वंश था। उसके बाद सूरी को रायसीन, मारवाड़ तथा कालिंजर के राजपूत शासकों का प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा। वैसे तो मुगल और जो सूरी वंश थे, दोनों ही क्या थे, मुसलमान थे, लेकिन मुगल ज़्यादा कट्टर थे, ये क्या थे, कम कट्टर थे। सूरी वंश को रायसीन, मारवाड़ व कालिंजर के राजपूत शासकों का प्रतिरोध करना पड़ा। 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, और मृत्यु भी ये हुई कि बारूद फटने से, यानी कि अपने ही किले में गलती से बारूद फटने से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इन्होंने जीटी रोड बनवाया, सराय बनवाई और मुद्रा एवं डाक व्यवस्था व भूमि कर में सुधार किया। विरोध सहना पड़ा रायसेन का, मारवाड़ का और कालिंजर का। इसने 1540 से लेकर 1545 तक राज किया। और जैसे ही सूर्यवंश कमजोर हुआ, फिर से कौन आ जाता है, हुमायूं आ जाता है। अब पढ़ते हैं अकबर के बारे में। अकबर का जन्म, इसका जन्म 1542 ईस्वी में होता है, और इसका जो शासन का जो काल होता है वो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहता है। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का टाइम पीरियड रहता है। इनका जो जन्म स्थान था वो राजपूत रियासत अमरकोट में था। इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। देखो इसकी माँ को लेकर है ना, जो नाम है इसको लेकर
कई बार भ्रम पैदा हो जाता कि कुछ बुक में कुछ और मिलता है, किसी में कुछ और, जबकि पढ़ाया कुछ और जाता है। लेकिन ये जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ये एनसीईआरटी से है, ये जो है यही सही माना जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो होती है सरकार की तरफ से ही जो डाउट वगैरह होते हैं वो क्लियर करके उसके बाद ही प्रिंट किया जाता है। तो याद रखना, माता का नाम हमीदो बानो बेगम ही करना है। इनके पिता का नाम हुमायूं था। 1556 ईस्वी में गद्दी पर बैठते ही अकबर व हेमचंद्र के मध्य पानीपत का कौन सा युद्ध हो गया? दूसरा युद्ध हो गया। पहला युद्ध हुआ था बाबर, और फिर दूसरा युद्ध कौन लड़ता? उसका पोता अकबर लड़ता है। इनकी कुछ कट्टर विरोधी थी, माना कि इन्होंने कुछ काम अच्छे किए, हिंदुओं से मित्रता की, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इनकी सारी नीतियां ही हिंदुओं के प्रति अच्छी रही। या फिर ये भी मान सकते हैं कि मुगल शुरुआत से ऐसे काम करते आ रहे थे कि इन लोगों को शायद इन पे यकीन न हुआ हो, ये भी हो सकता है। तो इनके कुछ कट्टर विरोधी थे, जैसे एक दुर्गावती थी और एक महाराणा प्रताप थे, जो मरते मर गए, अपने प्राणों की बलि दे दी, लेकिन अकबर के सामने न तो झुके और न ही इनको अपने इलाके में घुसने दिया। देखो इनकी कुछ खास बातें हैं। इन्होंने जजिया कर को क्या किया? समाप्त किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाता है। जजिया कर लगाने वाले तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन पहले जो समाप्त करने वाला आता है वो कौन आता है? जो अकबर है, उसने जजिया कर को क्या किया? समाप्त किया। ये धार्मिक क्या थे? सहिष्णुता थी इनके अंदर, यानी कि ये नहीं था कि सभी को मुसलमान बनना है, हिंदू अपने धर्म नहीं, धर्म के रीति रिवाज नहीं अपना सकते, सिख नहीं अपना सकते, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता अपनाई थी। और युद्धबंदी और दास प्रथा को इन्होंने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। और राजपूतों से क्या कर ली थी? दोस्ती कर ली थी, यानी युद्ध के बाद जो दास बनाए जाते थे, ताउम्र उनको अपने पास रखा जाता था, अत्याचार किए जाते थे, उन्होंने क्या कर दिया था? ये प्रथा बंद करवा दी थी। और जो सबसे पहले जजिया कर लगाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। न याद हो तो ऐसे याद रख लेना, बिन आए ना तो सोच लेना बिना दिमाग का था, तभी इसने क्या किया? हिंदुओं के ऊपर कर लगा दिया, मोहम्मद बिन कासिम ने। ये सिंध प्रांत में देवल के थे। और उसके बाद देखो, एक तो मोहम्मद बिन कासिम हो गए, उसके बाद फिरोज तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में लगाया था। जो फिरोज तुगलक है उसने कहाँ पे लगाया था? दिल्ली सल्तनत में लगाया था। अब पढ़ते हैं हेमचंद्र के बारे में। हेमचंद्र एक महान राजा हुआ करते थे, हिंदू राजा, यानी कि जो दिल्ली के जो अंतिम हिंदू जो सम्राट माने जाते हैं, राजा माने जाते हैं, वो कौन थे? हेमचंद्र विक्रमादित्य ही हैं। हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म 1501 ईस्वी में राजस्थान के अलवर क्षेत्र के माछेरी गांव में हुआ। जब हम हेमचंद्र की फोटो देखते हैं तो उसके अंदर इसकी मूछें हैं, उसी से याद रख लेना। माछेरी गांव में हुआ, राजस्थान में इनका जन्म हुआ। और कब हुआ? 1501 ईस्वी में। हेमचंद्र, चंद्रमा तो एक ही होता है, तो 1501, एक चंद्र एक एक ऐसे करके याद कर लेना। उनके पिता का नाम संत पूर्ण दास था। देखो संत पूर्ण दास नाम था इनके पिता का, तभी तो इनको परिपूर्ण बेटा पैदा हुआ था। और बाद में ये रेवाड़ी के कुतुब्बर में आकर बस गए थे। जन्म राजस्थान में होता है, लेकिन बाद में कुतुब्बर में आकर बस गए। उस समय रेवाड़ी व्यापारिक केंद्र था, अतः हेमू ने भी सोरे की सप्लाई शेरशाह सूरी को क्या कर दी थी? शुरू कर दी थी। देखो उस समय इराक ईरान से व्यापार बड़े पैमाने पर हुआ करता था, और जो रेवाड़ी है वो व्यापार का मुख्य केंद्र हुआ करता था। और जो सोरा होता है, सोरे बारूद बनाने के काम आता है, तो ये भी व्यापारियों से प्रभावित होता है। और जो शेरशाह सूरी होता है उसको सोरे की सप्लाई क्या कर देता है? शुरू कर देता है। अब शेरशाह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र इस्लाम शाह गद्दी पर बैठता है, यानी कि सप्लाई करता था। तब शेरशाह सूरी से इसकी अच्छी खासी क्या हो जाती है? दोस्ती हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा, जिसने हेमू को वित्त, व्यापार व गुप्तचर विभाग भी दे दिया। कौन कौन से विभाग दे दिए? वित्त, व्यापार और गुप्तचर, यानी कि 3 विभाग किसने दे दिए? इस्लाम शाह ने दे दिए। किसको? शेरशाह। शेरशाह सूरी का बेटा था इस्लाम शाह, और हेमू को दे दिए। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद, अब इस्लाम शाह ने इसको अच्छा खासा पद दे दिए। इसकी मृत्यु के बाद उसका नालायक बेटा आदिल शाह गद्दी पर बैठता है। उन्होंने हेमू को सेनापति बना दिया और भी बड़ी जिम्मेवारी दे दी। हेमू ने अफगानी विरोधियों से राज्य की क्या की? रक्षा की। आदिल शाह हेमू को बंगाल भेज देता है, और पीछे से मौके का फायदा उठाकर
जो मुगल हैं वो राज्य को क्या कर लेते हैं, हड़प लेते हैं। अभी आदिल शाह बढ़ रहे हैं, इस्लाम शाह, ये थे तो मुसलमान, लेकिन ये कौन से वंश के थे, ये अफगान वंश के थे बेटा, अफगानी थे ये। वापिस आता है हेमू, देखता है कि भाई राज्य तो गया। वापिस आने पर हेमू जीता हुआ क्षेत्र वापिस छीन लेता है और 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी में हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। हेमू का जो राज्याभिषेक कब होता है, 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी में। 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी में दिल्ली का राजा, और वो भी कौन सा, अंतिम, और वो भी हिंदू राजा बन जाता है। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हेमू को बंदी बना लिया जाता है। अकबर हेमू का सिर काबुल के दिल्ली दरवाजे पर, वह धड़ दिल्ली के पुराने दरवाजे पर लटका देता है। देखो यहाँ पर अकबर क्या करता है, सेना को ललकारता है और हेमू उनसे युद्ध करने के लिए जाता है, लेकिन हमने पीछे पढ़ा था इनकी आंख में तीर लग जाता है, जिसकी वजह से बेहोश हो जाते हैं, और बेहोश होने पर इनको युद्ध से बाहर ले जाया जाता है, और पीछे से हसन खां मेवाती इनकी तरफ से सेनापति बनकर लड़ते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है, और ये युद्ध में क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। हारने के बाद अकबर हेमू को अपने सामने उपस्थित करता है और उनके साथ इतना बुरा अत्याचार करता है। देखो यही इतिहास में मेरे को सबसे मेन बात यही लगती है, यहाँ पे ही अकबर की जो कट्टरता वो देखने को मिलती, बाकी नहीं मिलती। अकबर हेमू का सिर काबुल के दिल्ली दरवाजे पर, सिर कहाँ पे लटकवा दिया, काबुल के दिल्ली दरवाजे पर, वह धड़ दिल्ली के पुराने दरवाजे पर लटका देता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, हेमू के हाथी का नाम हवाई था, है से हेमू, है से हाथी और है से हवाई, याद रखना। हेमू के हाथी का नाम हवाई था। हेमू को मारकर, अब देखो जो हेमू था एक सामान्य से इंसान था, कैसे ये अफगानों की ढाल बना, उसके बाद कैसे खुद राजा बन जाता है, और एक छोटी सी गलती लगा लो चाहे एक तीर से ये युद्ध में हार जाता है। अब यानी कि अकबर का ये खास दुश्मन था। इसको मारने के बाद अकबर किसकी उपाधि धारण करता है, गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। हेमू ने 22 युद्ध जीते थे, कितने, 22 युद्ध जीते थे, और कितने दिनों तक दिल्ली पर राज किया था, 29 दिनों तक दिल्ली पर राज किया था। कई बार पूछ लिया जाता है युद्ध में हेमू की कौन सी आंख में तीर लगा था, बाईं आंख में तीर लगा था, याद रखना, बाईं आंख में। जो दाईं आंख होती है वो समझदार होती है, नहीं लगने दिया, लेकिन जो बाईं आंख होती है वो बावली होती है, इस वजह से बाईं आंख में क्या लग गया था, तीर लग गया था, जिससे इनकी जीत पराजय में बदल गई थी। अब बेरम खान जो है वो अकबर की सेना में सेनापति था। वो क्या करता है, हेमू की मृत्यु के बाद इनके रिश्तेदारों को सामूहिक रूप से कत्लेआम करता है, यानी कि एक एक को नहीं, जैसे पूरा कि कोई परिवार में मिल गए सारे 15-20, उनको समूह में उनका क्या करता है, कत्लेआम कर देता है। हेमचंद्र की जो समाधि है पानीपत के सोदापुर में है, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था। हेमचंद्र की समाधि कहाँ पे, पानीपत के सोदापुर में। अब युद्ध पानीपत में हो रहा, उधर ही तो मरेगा, सोदापुर में। देखो मरा तो नहीं था, खैर मारा गया था, लेकिन वही आसपास युद्ध हुआ था तो समर्थी में बना दिया होगा, वरना इसकी धड़ और जो सर थे वो तो अलग अलग ही करवा दिए थे। देखो इनका बचपन रेवाड़ी में बीता, चाहे जन्म हुआ हो राजस्थान में, इनकी शिक्षा रेवाड़ी में ही होती है, और इनको अरबी फारसी हिंदी संस्कृत 4 भाषाओं का क्या था, ज्ञान था। रेवाड़ी उस समय इराक ईरान व्यापारियों का बड़ा केंद्र था। मुगलों के दिल्ली व आगरा पर अधिकार होने पर हेमू को ये कर लिया हमने, और जो युद्ध होता है आगरा, वो सिकंदर खां उज़्बेक और दिल्ली में वर्दी खान और बैरम खान के बीच में होता है। अब पढ़ने वाले हैं हम, कोई दाएं बाएं तो नहीं कर दिया मैंने, नहीं ठीक है। देखो अब हम पढ़ेंगे रानी दुर्गावती। जो पुरानी अपनी एनसीईआरटी थी उसमें रानी का कहीं पे भी जिक्र नहीं था, लेकिन यहाँ पे जब हम रानी के बारे में पढ़ते हैं तो एक महान योद्धा, यानी कि अब की बार बहुत अच्छा किया कि इसका लेसन दे दिया गया एनसीईआरटी में। जो रानी दुर्गावती है, एक पहली महिला शासक, पूरे भारत की पहली नहीं, पहली महिला शासक जिसने क्या किया, अकबर से लोहा मोल लिया। इतना महान योद्धा,
और उसके सामने झुकने से मना कर दिया। वाह, परिणाम है ऐसी महान रानी को। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा में स्थित कालिंजर किले में हुआ। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा में स्थित कालिंजर किले में हुआ। इनके पिता का नाम सम्राट कीर्ति सिंह था। ये इकलौती संतान थी, न बहन थी न भाई था। रानी दुर्गावती गढ़मंडलम की रानी थी। कहाँ की रानी थी? गढ़मंडलम की क्या थी? रानी थी। इनकी शादी गोंडवाना राजा के राणा संग्राम के पुत्र दलपत शाह से हुई थी। रानी दुर्गावती की शादी गोंडवाना राजा के जो राणा संग्राम थे उनका पुत्र था दलपत शाह, उससे हुई थी। विवाह के 1 वर्ष के पश्चात उसे पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम वीर नारायण रखा जाता है। राणा संग्राम की मृत्यु के बाद दलपत शाह को गद्दी पर बिठाया जाता है, लेकिन दलपत शाह की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब रानी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता। पहले ससुर संग्राम सिंह, उसके बाद पति दलपत सिंह, अब उसके पास उसका छोटा बेटा 1.5-2 साल का छोटा बेटा वीर नारायण होता है। तो वो वीर नारायण को गद्दी पर बिठा देती है और खुद राजकाज की डोर संभालना शुरू कर देती है। अब मालवा का एक राजा होता है जिसका नाम बाज बहादुर होता है। नाम का ही बहादुर होता है और कोई बहादुर नहीं था, ये बाज बहादुर था। और ये रानी का जो क्षेत्र था उसको क्या करना चाहता था? हड़पना चाहता था। ये हमला भी करता है, लेकिन ये क्या करता है? बाज बहादुर 2 बार हमला करता है और दोनों बार ही रानी से क्या हो जाता है? हार जाता है। अब इसके मन में ये हो जाता है क्यों ना मैं रानी से बदला लूं। इसके लिए वो क्या करता है? अकबर के कान भर देता है। उसमें देखो रीवा व मालवा के सूबेदार आदम व आजब खान अकबर को रानी के खिलाफ भड़काते हैं। ये तो खुद शामिल होता ही होता है। इसके अलावा रीवा व मालवा क्षेत्र होते थे जो रानी के राज्य से लगते थे। सूबेदार आदम व आसम खान अकबर को रानी के खिलाफ भड़काते हैं और अकबर जो उनको युद्ध करने की क्या देता है? परमिशन दे देता है। जो रानी का जो क्षेत्र था, जो हमने गढ़ कटंगा पढ़ा था, उसको उस टाइम पर गद कटंगा के नाम से, गोंडवाना को गढ़ कटंगा के दोहरे नाम से भी जाना जाता था। अब देखो 1564 ईस्वी में आसफ खान गोंडवाना पर आक्रमण कर देता है और रानी 2 दिनों तक बहादुरी से लड़ती है। रानी 2 दिनों से बहादुरी से लड़ती है और रानी की सेना में 20,000 सैनिक थे और मुगलों की सेना में कितने थे? 50,000 सैनिक थे। सॉरी, रानी की सेना में 20,000 थे जबकि मुगलों की सेना में 50,000 सैनिक थे। रानी अपने सम्मान की रक्षा के लिए खुद को क्या कर लेती? छुरा घोंप लेती। 2 दिन बहादुरी से लड़ती। उसके बाद जब रानी को लगता है कि भाई तेरी हार होनी क्या हो गई? निश्चित हो गई, तो वो अपने आत्म स्वाभिमान के लिए क्या करती? खुद ही अपने पेट में छुरा घोंप लेती है। अभी उनका जो छोटा बेटा होता है वो भी क्या हो जाता है? शहीद हो जाता है। और रानी के हारने के बाद ये जो मुगल सेनापति थे, दोनों जो गोंडवाना क्षेत्र है उसके अंदर भारी लूटपाट करते हैं। दुर्गावती की 24 जून 1988 ईस्वी में डाक टिकट जारी की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो रानी दुर्गावती है उसकी डाक टिकट कब जारी की गई? 24 जून 1988 ईस्वी में। अब देखो ये इतनी महान रानी थी, ये जनता से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। इसी वजह से इन्होंने अपने जो खास लोग थे, यानी कि दासी की स्मृति में भी इन्होंने कुछ बनवा दिया और हाथी की स्मृति में भी। बाकी राजाओं ने ऐसा नहीं किया। तो ये इनकी एक दासी होती है जिसका नाम रामचेरी होता है, उसके नाम पर ये चेरी ताल यानी कि तालाब बनवाती हैं और सरमन हाथी के नाम पर हाथी ताल बनवाती हैं। और दीवान, इनका जो दीवान नहीं होता, एक पोस्ट होती है, पहले हुआ करती थी राजमहल में, जो पैसों का देखरेख का काम करता था। दीवान आधार के नाम पर, उसका नाम था आधार के नाम पर आधार ताल का निर्माण करवाया। और अबुल फजल के अनुसार इस राज्य की सीमाएं पूर्व में रतनपुर से लेकर पश्चिम में रायसिंह तथा उत्तर में रीवा से लेकर दक्षिण में दक्कन पठार के किनारे तक थे, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र था। अब हम पढ़ने वाले हैं महाराणा प्रताप के बारे में। देखो वैसे तो अपनी जगह पर सारे ही महान थे, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो महाराणा प्रताप मेरे को इनकी जो
जीवन में इन्होंने जो बलिदानी दी वो मेरे को सबसे ज़्यादा महान लगी। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 ईस्वी में। कहाँ पे? राजस्थान में और कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को होता है राजस्थान के कुंभलगढ़ में। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था और माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा था। पिता का नाम उदय सिंह व माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा था। इनके बचपन का नाम क्या था? कीका था। क्या नाम था? कीका, याद रखना। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को 32 वर्ष की आयु में गोकुंदा के सिंहासन पर ये बैठे। 28 फरवरी 1572 ईस्वी में 32 वर्ष की आयु में गोकुंदा के सिंहासन पर कौन बैठा? महाराणा प्रताप बैठे। ये अकबर से नफरत करते थे। वैसे इस लेसन में जो मुगल हैं, मुगल साम्राज्य के अतिरिक्त जो राजाओं का जो वर्णन है वो सारे के सारे कौन है? मुगलों से नफरत करने वाले ही हैं। बचपन का नाम कीका। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को 32 वर्ष की आयु में गोकुंदा के सिंहासन पर बैठा। ये अकबर से नफरत करते थे। अकबर ने दोस्ती का पैगाम लेकर मानसिंह को भेजा, परंतु इन्होंने अकबर से दोस्ती के लिए मना कर दिया और मानसिंह ने क्या कहा? कान भर दिया। इतना ही नहीं, ये मानसिंह को कुछ कहते हैं, कुछ एक वर्ड याद आ रहे हैं कि जो भय से यवनों को अपनी कन्या को दे दे, मैं उस व्यक्ति से बात करना ही नहीं चाहता। क्योंकि मानसिंह ने क्या किया था? वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे अकबर के साथ, जो कि बहुत गलत मानता था। इनका मानना था कि तुम है ना डरते हो, इस वजह से उनके साथ क्या कर रहे हो? वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहे हो, जबकि राजपूतों के वैवाहिक संबंध तो सिर्फ राजपूतों से ही होते हैं। अब अकबर के यहाँ पर क्या हो जाती? बेइज्जती हो जाती है और वो जाकर क्या, सॉरी, मानसिंह की क्या हो जाती? बेइज्जती हो जाती है और वो जाकर क्या करता है? अकबर के कान भर देता है। वैसे अकबर कान का बड़ा कच्चा था। रानी दुर्गावती से भी उसके कान भरे गए थे, तभी युद्ध की परमिशन दी थी, और यहाँ पे महाराणा प्रताप के खिलाफ भी कान भरे तो युद्ध के लिए आ गया। 18 जून 1576 ईस्वी को मुगलों व महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? मुगलों के बीच में व राजपूतों के बीच में। एक तो ये हो गया, और दूसरा अकबर के बीच में व महाराणा प्रताप के बीच में। यही नहीं, इसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति शामिल था। कई बार उनमें से एक व्यक्ति का नाम लेकर पूछ लिया जाता है, या फिर 4-5 देकर पूछ लेंगे कौन हल्दी घाटी के युद्ध में शामिल नहीं था। तो देखना, जिसमें प्रताप के सेनापति हाकिम सूरखा वह उनके घोड़ा चेतक क्या गया था? मारा गया था। देखो, हेमू का क्या था? हाथी था, और यहाँ पर महाराणा प्रताप का क्या है? घोड़ा है, चेतक है। इसको लेकर एक लाइन आती है, तब तक राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि बहुत ही सफुर्तीला क्या था? घोड़ा था, और राणा भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो हल्दी घाटी के युद्ध में इनका सेनापति हाकिम सूरखा व घोड़ा चेतक मारा गया था। 1582 ईस्वी में प्रताप ने मुगल थाने दिवेर पर आक्रमण कर लिया, मुगल सेना व थानेदारों को हराते हुए। देखो, 1582 ईस्वी में प्रताप क्या करता है? जो मुगलों के जो थाने थे, एक थाना होता है जिसका नाम दिवेर होता है, उस पर सबसे पहले हमला करता है, और वहाँ के जो थानेदार थे उनको हराते हुए कुंभलगढ़ वह उनके आसपास के थानों पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। इन्होंने चावंड को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। वह आसपास के राजपूत शासकों को एक छत्र में लाया। यानी कि उस टाइम पर जो राजपूत थे उनके अंदर एकता की भावना नहीं था, और इन्होंने उनकी एकता को फिर से बांधने का प्रयास किया। ये लगातार युद्ध करते रहे। इन्होंने आराम कम किया और युद्ध ज़्यादा किया, जिसके कारण इनका शरीर क्या हो गया? जर्जर हो गया, और 1597 ईस्वी में ये वीर योद्धा सर्वक क्या हो गए? सिधार गए। चावंड इन्होंने कैपिटल बनाई थी ना। चावंड के पास बाडोली गांव में प्रताप की क्या है? समर्थि स्थल है, और वहीं पर क्या है? घोड़ा जो चेतक है उसकी भी क्या है? समर्थि स्थल है। अब देखो, प्रताप ने राज्याभिषेक पद्धति नाम एक पुस्तक लिखी। जो महाराणा प्रताप था उसने एक पुस्तक तो लिखी थी, और एक क्या थी? लिखवाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब एग्जामिनर को बहुत टफ पेपर बनाना होता है, और जब हमें सिलेक्शन लेना ही लेना होता है, तो सबसे पहले हम उन पॉइंटों को याद करना चाहिए जो क्या हो,
थोड़े अलग हट के हों, जिनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो, और किसी भी चीज़ को कम महत्व नहीं देखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए तो आज तक पूछा ही नहीं है, अरे आजकल ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं जो आज तक पूछे ही नहीं है, वही होता है जो आज तक हुआ ही नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। लेकिन एक बात है, यहाँ पे जितने क्वेश्चन करवा दिए ना, इससे बाहर एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। इस लेसन से मैंने सारे क्वेश्चन क्या किए, इसके अंदर कवर किए हैं। प्रताप राज्याभिषेक पत्ति नामक एक पुस्तक तो लिखता है, ठीक है, और व्यवहार आदर्श ग्रंथ की क्या करवाता, रचना करवाता है। व्यवहार आदर्श तो उसने लिखवाया, जबकि राज्याभिषेक खुद ने लिखा। बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में मेवाड़ के सिसोदिया वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीट के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। मेवाड़ की स्थापना बप्पा रावल ने की थी। हल्दी घाटी के युद्ध में शक्ति सिंह अकबर की सेना में महाराणा के खिलाफ थे, यानी कि जो शक्ति सिंह है ये महाराणा प्रताप के चचेरे भाई थे, इनके खिलाफ थे। इन्होंने देखा कि मुगल पीछे से हमला करने वाले हैं महाराणा प्रताप के ऊपर, तो इनका भाईचारा जाग जाता है और उन ये क्या करते हैं, मुगलों को मार के और महाराणा प्रताप के गले लगते हैं और अंत तक क्या रहते हैं, इनके साथ रहते हैं। इनके अलावा एक बात और थी इसकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, जो देखो जो महाराणा प्रताप थे ये एक प्रतिज्ञा लेते हैं, ऐसे कहते हैं कि जब तक मैं सब राजपूतों को इकट्ठा नहीं कर दूंगा तब तक न तो मैं अपने बाल कटवाऊंगा, पहली बात, और न ही मैं यानी कि जो बेड है उस टाइम पे बेड पलंग जो भी होता था उनके ऊपर नहीं सोऊंगा, मैं धरती पे सोऊंगा। और जो राजसी ठाठ बाट थे, अच्छे कपड़े गहने वगैरह सबका क्या कर देता है, त्याग कर देता है। और इसके अलावा ये कहता है कि जो सोने चांदी के जो बर्तन थे उनमें भी मैं नहीं खाऊंगा। यानी कि इन्होंने एक तरह से ये सिर्फ राजा की तरह लड़े सिर्फ, बल्कि इन्होंने जो राजा की ठाठ बाट होते हैं इनका इन्होंने बिल्कुल भी यूज नहीं किया, इनको क्या कर दिया था, त्याग दिया था। अब जहांगीर देखो, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद, अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर क्या होता है, गद्दी पर बैठता है। अभी जहांगीर है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर गद्दी में बैठा। शाही हरम में इनकी अनेक पत्नियां व उपपत्नियां थे। ऐसे कहते हैं कि जो पत्नियां थी ना उनको तो कुछ अधिकार होते थे, जबकि उपपत्नियां होती थी ना उनको कोई खास अधिकार प्राप्त नहीं होते। शादी तो निकाह वगैरह तो करते थे लेकिन उनको ज़्यादा अधिकार नहीं देते थे। पिता के जीवन काल में सम्राट बनने के लिए इन्होंने अबुल फजल की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। अबुल फजल क्या थे, एक महान योद्धा, सॉरी योद्धा नहीं थे, एक लेखक थे और अकबर के क्या थे, एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे। इनको पता चल गया था कि जहांगीर अकबर को मारने वाला है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अबुल फजल को ही लटका दिया। इनकी प्रिय पत्नी नूर जहां थी, इनका शासन पर क्या था, विशेष प्रभाव था। सिखों के जो पंचम गुरु थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सिखों के जो 5वें गुरु अर्जुन देव थी उसकी हत्या किसने करवाई थी, जहांगीर ने करवाई थी। और 1627 ईस्वी में जहांगीर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब जहांगीर के बाद आता है शाहजहां। जहांगीर का बेटा शाहजहां 1627 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1658 ईस्वी तक गद्दी को संभाले रखता है। जहांगीर में सहनशीलता का क्या था, अभाव था। वह अधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण शाहजहां के शासनकाल में ही उसने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। देखो शाहजहां की कोई गलती नहीं बेचारे की, क्योंकि है ना इसका बाप भी तो ऐसा ही था। जहांगीर भी तो ये चाह रहा था जल्दी से अकबर मरे और मैं क्या करूँ, गद्दी पर बैठूं। जब बाप में कम थी महत्वाकांक्षा तो इसमें ज्यादा हो गई। अब ये भी तो उसी के नक्शे कदम पर चलेगा, उसने तो सोचा सोचा था और ये काम भी कर देगा। इस्लामिक रिवाजों का क्या था, ये कट्टर था। इस्लामिक बहुत ज़्यादा कट्टर था, इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इन्होंने बनारस, प्रयाग व कश्मीर व गुजरात के क्या करवा दिए थे, मंदिर तोड़वा दिए थे। देखो एक काम करता है ये, तर्क वितर्क में ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ऐसा कौन सा राजा था जिसने न तो हिंदुओं को पद से हटाया न ही और हिंदुओं को लगाया, वो कौन था, ये वही राजा था, वही जिसने न तो हिंदुओं को ऊंचे पद से हटाया और न ही ऊंचे पद दिए। जोधपुर के राजा जसवंत व जयपुर के जयसिंह क्या थे, इनके काल में मनसबदार हुआ करते थे। जोधपुर के राजा जसवंत, जैसे जोधपुर जैसे जसवंत, और जयपुर के राजा मानसिंह, सबको याद है ये तो।
इनके काल में मनसबदार हुआ करते थे। 1657 ईस्वी में शाहजहाँ बीमार पड़ गया। उनके 4 बेटे थे, दारा, शुजा व मुराद व औरंगजेब। दारा, शुजा, मुराद व औरंगजेब। और इनके बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया। लेकिन जो शाहजहाँ था वो अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को राजा बनाना चाहता था। वो बहुत ही अच्छे विचारों के थे, वो हिंदू धर्म का भी सम्मान करते थे। परंतु औरंगजेब ने सभी भाइयों का क्या किया, वध किया और गद्दी को क्या कर लिया, हासिल कर लिया। शाहजहाँ को कारावास में डाल दिया गया और खुद क्या बन गया, राजा बन गया। 1658 ईस्वी में कारावास में शाहजहाँ की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब एक तरह से जो मुगलों में जो अंतिम राजा है उनमें औरंगजेब का वर्णन आता है। उसके बाद राजाओं का एनसीईआरटी में खास वर्णन नहीं है। औरंगजेब का शासनकाल रहता है 1558 से लेकर 1707 ईस्वी तक। 1658 ईस्वी में भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा और पिता को कैद में डाल देता है। और वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसमें धार्मिक सहनशीलता व राजपूतों की मैत्री नीति का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। जो किसने अपनाई थी, अकबर ने अपनाई थी। और यानी कि तोड़ी किसने थी, औरंगजेब ने। ऐसे अकबर ने अपनाई, ऐसे औरंगजेब ने क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। इसने हिंदुओं के पद छीन लिए, मेलों पर रोक लगा दी, बनारस व मथुरा की मंदिर तुड़वा के उसकी जगह पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। आजकल जो मुद्दे चलते हैं ना, मस्जिद के अंदर मंदिर है, ये वो इन्हीं लोगों का किया धरा है। वो ये तो कर गए, लेकिन भुगत आज की जनता रही है, जिन बेचारों का कोई दोष ही नहीं है। इसके काल में जाटों, सतनामियों, मराठों, राजपूतों, सिखों व बुंदेलों का भी क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु से मुगल साम्राज्य क्या हो गया था, बिखर गया था। 1707 ईस्वी में जैसे ही औरंगजेब गया, इसका साम्राज्य भी क्या हो गया, बिखर गया। 1857 की क्रांति तक औरंगजेब के बाद 11 राजा और आते हैं, लेकिन कोई खास नहीं आता। और 18वीं शताब्दी में मराठों का प्रभुत्व क्या हो जाता, कायम हो जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18वीं शताब्दी से पहले किसका, मुगलों का, और 18वीं शताब्दी के समय किसका, मराठों का प्रभुत्व कायम हो जाता है। आओ याद करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से कई बार सीधा क्वेश्चन उठा लिया जाता है। प्रसिद्ध मुगल इतिहासकार अहमद यादगार के अनुसार हरियाणा के कैथल जिले के मोहन सिंह मंडार ने मुगल शासक बाबर की सेना का प्रबल प्रतिरोध किया था। प्रतिरोध ही नहीं किया था, बल्कि सेना इसको हरा भी नहीं पाई थी। बाद में इसको धोखे से पकड़ा था। हेमचंद्र विक्रमादित्य के पिता का नाम संत पूर्णदास था। हेमचंद्र विक्रमादित्य का राज्याभिषेक 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह व माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा था। महाराणा प्रताप की सेना का प्रमुख हाकिम खान सूर था। वह हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना से लोहा लेते हुए शहीद हो गया था। मेवाड़ के प्रसिद्ध धनी सेठ बामाशाह ने अपनी समस्त धन संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी थी। महाराणा ने इस धन संपदा से सशक्त सेना का क्या किया था, निर्माण किया था। तभी सबसे जो महान जो दानी माना जाता है वो बामाशाह को ही माना जाता है। रानी दुर्गावती के पति दलबत सिंह गोंडवाना के क्षेत्र थे। उनके पुत्र का नाम वीर नारायण था। और रानी दुर्गावती ने मालवा के शासक बाज बहादुर को 2 बार क्या किया था, पराजित किया था। माना कि वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई होगी, लेकिन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर क्या हुए, कवर हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो भी लाइक कर देना और शेयर कर देना। और कुछ कमी वगैरह लगे ना तो कमेंट में आप लोग बता दिया करो, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।